हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज जिस हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं 2019 में, जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होता पेपर 2, उसके 30 क्वेश्चन, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को लर्निंग गोल्स निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय किसके? तो परफॉर्मेंस गोल्स के। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? तो ये आपका प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल मेमोराइजेशन, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उनको आप ध्यान रखें, मतलब अच्छे से जान लें कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। ओनली रिकॉल मेमोराइजेशन ये सब नेगेटिव है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होना आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? तो ये आपका डी ऑप्शन। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो नहीं क्वेश्चन आता है ना, ये आपका आंसर गलत करा सकता है अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ए ऑप्शन, ठीक है। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल ये नेगेटिव है। केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, फिर से नेगेटिव है। मतलब उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो ये रहेगी अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। बच्चों को मतलब हमें डिस्कशन कराना है क्लास में, उनको बच्चे नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकें, मतलब ऐसी हमें सिचुएशंस बनानी है अपनी क्लासरूम में। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है? तो लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना। बिल्कुल सही है, तो सभी ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 1 2 3 4 ये सब मतलब सभी आपके सही हैं। इनमें से कौन सा बाह्य विप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो यह है आपका बाह्य प्रेरणा। मतलब हम बच्चा कोई काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि टीचर उसे गिफ्ट देंगे, या कि टीचर उसे अच्छा समझेंगे, या उसके पेरेंट्स उसे अच्छा समझें, इसलिए वो अब कुछ कार्य करता है। तो वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, मैं अपनी अवधारणा को समझ पाती हूँ ना, ये तो मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। मतलब बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कार्य करता है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। शिक्षक हमें अंक देते हैं, ये आप पॉइंट थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि बाहर की मोटिवेशन हो गई ना, शिक्षक हमें अंक देंगे इसलिए कोई कार्य कर रही है बच्चा। तो ये हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है बच्चा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। दो प्रकार की मोटिवेशन होती है, एक तो इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो बच्चा अपनी रुचि के अकॉर्डिंग करे, मतलब मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, वो है इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक क्या होगा? मतलब मैं कोई काम कार्य करती हूँ तो इससे मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, या मैं कुछ करती हूँ तो मेरे टीचर्स मुझे अंक देंगे, या मेरे टीचर्स मुझे प्राइज़ देंगे। ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और अच्छी इनमें कौन सी है? मतलब जो आपके लिए काम आने वाली, वो है इंट्रिंसिकली। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप कुछ भी मतलब अचीव कर सकते हो, जो भी गोल्स आपके हैं, मतलब आप डॉक्टर या कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप अगर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो तभी कर पाओगे। ओके। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो होती है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, फैसिलिटेटर, सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप्स। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं
मतलब जो बच्चे मिसकंसेप्शंस लेकर आते हैं क्लास में, तो आप उनको क्या करोगे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करेंगे, उनकी अनदेखी करना नहीं। सूचित करती हैं कि बच्चों की अक्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही, आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, तो एक प्रॉब्लम सोल्वर देखा जाता है, एक एक्टिव एक्सप्लोरर और साइंटिफिक इन्वेस्टर। और बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है अगर आपसे पूछ ले, तो ये कहा है पियाजे ने। ठीक है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, तो ये होगा ZPD। ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब एक तो बच्चा खुद से कर सकता है किसी काम को, और उसको या मतलब एक उचित प्रश्न बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, तो इसे बोलते हैं ZPD। ये दिया है वाइगोस्की ने। ओके। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक अक्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो आपने देखा कि 2 क्वेश्चन वाइगोस्की से बने हैं, तो आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में भी वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन लगभग बनने ही हैं। वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, इन तीनों की थियोरी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने हैं, पक्के हैं। तो आपको इन तीनों की थियोरी को अच्छे से पढ़ के जाना है डीप में। कोई भी पॉइंट्स आपका मिस नहीं होना चाहिए इनकी थियोरी से रिलेटेड, क्योंकि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक है आपके पेपर में। ओके। तो हमारे से यहाँ क्या पूछा गया है? लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो ये है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। और वाइगोस्की की थ्योरी है सोशल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इनकी थ्योरी का नाम है, लेव वाइगोस्की की। ओके। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो यह है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, बी ऑप्शन। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। हमारे से यहाँ पे पूछा गया है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, मतलब संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं पियाजे स्कीमा। ओके, डी ऑप्शन। मतलब आपके माइंड में कुछ जो इस इमेजेस होती हैं वो स्कीमा, उन्हें मतलब पियाजे ने उन्हें स्कीमा का रूप दिया है कि ये स्कीमाज हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट है। मतलब हमने किसी की आवाज़ अगर पहले नहीं सुनी है और हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, बट अगर हम किसी को पहले से सुन चुके हैं किसी की आवाज़ को, तो हमारे माइंड में उसका स्कीमा है। या हम किसी को पहले देख चुके हैं तो उसका स्कीमा हमारे माइंड में है, बट तो हम उसे मतलब आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे माइंड में उसका स्कीमा नहीं है, तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, पियाजे ने इसको स्कीमा कहा है। स्कीमा पियाजे से रिलेटेड वर्ड है, आप याद रखें। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ये देखते हैं प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो यह है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये इनकी 6th स्टेज है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन के। बट मैं बता दूं, इन्होंने कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दिए हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट का,
और इन्होंने कितने स्टेजेस दिए हैं, 6 स्टेजेस। तो ये कौन सी स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये है आपकी 6th स्टेज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता, डी ऑप्शन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब ये दी किसने है, पियाजे ने, मतलब 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे की। ये 3rd स्टेज है। फर्स्ट है एस सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये हमारे से पूछा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कौशल। ठीक है। और 4th है फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार सीटेट में, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना नहीं है, तो नेगेटिव है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, हाँ सुधार तो हमें करना है, मतलब टाइम टू टाइम सुधार लाना है अपने टीचिंग मेथड्स में। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल सही। बच्चों की अक्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में यही मिलने वाले हैं, सीधे टू द पॉइंट नहीं मिलने आपको इस बार क्वेश्चंस। ओके। क्योंकि टू द पॉइंट केवीएस सीटेट में पूछे भी नहीं जाते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते थे, और इस बार तो और भी ज़्यादा पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, ये तो सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित, मतलब हावर्ड गार्डनर की बुद्धि, आप पहले ये ध्यान दें कि हावर्ड गार्डनर की जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, हावर्ड गार्डनर ने। और कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। तो इसमें हमारे से किस प्रकार की बुद्धि की क्वालिटी पूछी गई है वो हमें देखना है। निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेषता क्या है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, मतलब दूसरों की मनोदशा को जानना, ये होगी इंटरपर्सनल। अगर अपने से खुद से रिलेटेड होता तो इंट्रापर्सनल हो जाता है, यहाँ पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर दूसरों की मनोदशा जान रहा है तो वो होगा इंटरपर्सनल, जैसा कि इंटरनेट से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, इंटरनेट पे मतलब दूसरों से रिलेटेड ही तो हम जानते हैं ना। और इंट्रापर्सनल होता है, या पर्सनली यूज़ किया जाता है, ये भी नेट से रिलेटेड है, बट ये खुद से रिलेटेड होता है, इसमें लिमिटेड होता है। ओके। इंट्रापर्सनल खुद से रिलेटेड, अगर आप खुद से कुछ जान रहे हो, और अगर मतलब दूसरों को मनोदशा को जान रहे हो, स्वभाव को जान रहे हो, प्रेरणा को, तो वो होगा इंटरपर्सनल, जैसा कि थी मदर टेरेसा और महात्मा गांधी भी कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं। और मतलब नेचुरलिस्टिक कौन होगा, जो गार्डनर हो, मतलब किसान, इस तरीके से उस आएगा प्रकृतिवादी में। ओके। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, आप याद रखें। और इन 8 में से एक ना एक ही घुमा के एक क्वेश्चन आपका पक्का है। 8 में से कोई सी की भी क्वालिटी पूछ लेंगे आपसे, चाहे वो इंटरपर्सनल हो या इंट्रापर्सनल या नेचुरिस्टिक, थेरापेटिक या कैंस्थेटिक, जैसा कि विराट कोहली, और इस तरीके से ही मतलब लिंग्विस्टिक, जैसा कि मोदी जी, मतलब जो शब्दों से खेलते हैं, जैसा कि कवि पोएट होते हैं, तो वो आएंगे लिंग्विस्टिक में। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हावर्ड गार्डनर ने। इनकी थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और एक क्वालिटी आपसे पक्का पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई सी भी पूछ लो। ओके। आप अच्छे से इनकी थ्योरी को पढ़ लें, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है,
विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास समय के साथ धीरे धीरे गठित होता है। हमारे से पूछा गया है जो नहीं है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। डेवलपमेंट 3 से 4 नंबर का टॉपिक है आपके एग्जाम में सीटेट के, तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर लें। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, हाँ कह सकते हैं। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित नहीं, जन्म के समय कुछ निर्धारित नहीं होता। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, हाँ बिल्कुल सही। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, ऑर्डर में चलता है, जैसा कि प्याजा ने दी है ना, पहले प्री सेंसरी मोटर, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल, इस तरीके से ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही, पक्षपात कर रहे हैं टीचर, क्योंकि हमारे सामने तो स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सबको बराबर मानना है। ये नहीं समझना कि लड़का है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या लड़की है तो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, सब बराबर हैं, इक्वल है। ओके, यहाँ पे दर्शाया जा रहा है लिंग पक्षपात, जेंडर बाइस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड हमारे से यहाँ पूछा गया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, स्टैंडर्ड इंटरेक्शन एंड असेसमेंट नहीं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक नहीं, इतनी मतलब नेगेटिव है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना चाहिए बच्चा। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। जो आज की एक शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं है। मतलब टेक्स्ट बुक एक बच्चे को सिखाने का माध्यम है, बट टेक्स्ट बुक ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। ओनली नहीं, मतलब केवल टेक्स्ट बुक ही टेक्स्ट बुक के थ्रू ही आप बच्चे को सिखा सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, टेक्स्ट बुक के थ्रू आप सिखा सकते हो, ये पॉजिटिव है, बस सिर्फ उसी के थ्रू सिखा सकते हो, ये नेगेटिव हो गया। ओके, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिल्कुल बिलीव इन द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, बी ऑप्शन। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए बच्चों को, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षा, ये जो है ना इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 से 6 नंबर का टॉपिक है आपका, इसको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। इसके अंदर आएंगे मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक समावेशी शिक्षा में आ जाएगा, और इक्विटी, मतलब अब आपको इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करना, इक्विटी को प्रमोट करना, समता को, समानता की जगह समता, जिसको जितनी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंग देना, ये समावेशी शिक्षा के अंदर टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है, ठीक है। मतलब हमारा समावेशी शिक्षा तो हो गया 6 नंबर का टॉपिक, जो इसके अंदर उसके सब टॉपिक होंगे वो होगा, एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी, और लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बाइस, ये इस तरह के जो टॉपिक है ना, जेंडर का टॉपिक भी समावेशी शिक्षा में मिलेगा, वो भी 1 से 2 नंबर का टॉपिक है आपका। और इस तरीके से मतलब आपको समावेशी शिक्षा को अच्छे से पढ़ लेना, 5 से 6 नंबर में आपको मिलेगी, ठीक है। सबको साथ लेके चलना, समावेश करना सबका, जिसको जितनी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंग देना, सबका इंक्लूजन करना, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आया है, चाहे मतलब बच्चे की एबिलिटी कितनी है, उसको हमें ये नहीं करना, अलग थलग नहीं महसूस कराना बच्चे को, सबको एक साथ लेके चलना है। तो यही आज की शिक्षा भी है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये होगा विशिष्ट शिक्षा योजना। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब हम बच्चे के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं, यानी जो हमारा है सिर्फ वही उन पे थोप दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे है। मतलब जब वो क्रिएटिव है तो वो धीमा कैसे हो जाएगा? ये तो नेगेटिव है ना। अगर बच्चा, ये तो पॉजिटिव है बट ये इसकी क्वालिटी नेगेटिव दे दी। अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता अटेंशन डेफिसिट लर्नर। हाई मोटिवेशन कैसे होगा जब उसमें डेफिसिट है, अटेंशन की मतलब अटेंशन डेफिसिट है वो, तो उसमें हाई मोटिवेशन कैसे हो सकती है? हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कांट कंप्रेहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको सुनने में दिक्कत है, तो वो कंप्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, वो मतलब देख नहीं सकता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं पाएगा। सुन मतलब उसको दिखाई तो देते हैं, सिर्फ आग मतलब उसको सुनने में तो दिक्कत है ना, तो ये भी नहीं सही मैच नहीं है। तो पठन एक क्षमता अधिगमकर्ता ध्यान प्रवाह पढ़ने में लिखने में कमी, ठीक बिल्कुल सही। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मेनली मतलब 4 से 5 डिसेबिलिटी है जो आपको आपके एग्ज़ाम में आनी है। मतलब घुमा फिर के कोई सी भी पूछ लेंगे। एक तो डिसलेक्सिया जो पठन संबंधी विकार है, मतलब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी, सो को वोज पढ़ेगा, वोज को सो, इस तरीके से, तो वो होगा डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया मतलब बच्चे को लिखने से संबंधित अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो होगा डिस्ग्राफिया। अगर पढ़ने से संबंधित है तो वो फेजिया, नहीं पठन संबंधित तो डिसलेक्सिया, और बोलने से संबंधित अफेजिया। ऑटिज्म मतलब बच्चा खुद रिपीट करता रहेगा, खुद में ज़्यादा सामाजिक नहीं होगा, जैसा कि माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान है ना, उनको ऑटिज्म डिसऑर्डर से ग्रसित है, वो उस मूवी में दिखाया है। और डिस्कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसफेजिया, मतलब यही 3 से 4 डिसेबिलिटी हैं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कवर कर लें। हमने भी कवर कराया हुआ है अपने इसी चैनल पे, आप चाहे तो वो वीडियो देख लें। ये नेट से 1 बाय 1 टॉपिक्स को सर्च करके आप कवर कर सकते हैं। वैसे आपका एग्ज़ाम 28 नवंबर से है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। सिर्फ आपने अब तक जो पढ़ा है, आप सबसे पहले तो उसी को रिवाइज़ कीजिए। जो पूरे साल आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं इस टाइम पे। उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने कैसे हैं, ठीक है। नहीं तो आप चाहे जितना पढ़ लो, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं तो आपका एग्ज़ाम इतने आसानी से क्लियर नहीं होगा। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो ये है क्रिएटिव लर्नर की, क्रिएटिव चाइल्ड की। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम इज़ ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, ये रिलेटेड है क्रिएटिविटी से। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की जगह अगर डाइवर्जेंट शब्द की जगह कन्वर्जेंट आ जाता है तो यहाँ पे आपको मिलता इंटेलिजेंस, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है क्रिएटिविटी से और कन्वर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है इंटेलिजेंस से। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कन्वर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये छोटे छोटे से पॉइंट आप याद रखें। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? स्पीक क्लियरली एंड यूज़ ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटीरियल्स, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मतलब बच्चे को देखने में दिक्कत है ना, तो आपको उसको ऐसे मटेरियल यूज़ करोगे जो वो टच करके सीख सके, जैसे कि ब्रेल लिपि। उसमें ब्रेल लिपि किसने दी है? लुई ब्रेल ने। और उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो उसमें होते हैं 6 पॉइंट्स, ओके। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिए हैं 24 मिनट में। और आपको इससे पेपर में इससे भी कम टाइम में सीडीपी के 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपको 15 से 16 मिनट में सोल्व करने हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का सेक्शन रहता है, मैथ का या आपका सब्जेक्ट का भी, चाहे वो साइंस हो या एसएसटी, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उनको अटैम्प्ट करने में क्वेश्चंस को। बट सीडीपी में आपको सिर्फ 15 से 16 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैंने खुद ने 15 से 16 मिनट में
30 क्वेश्चन कर लिए थे और उसमें से 30 में से 27 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे बिल्कुल। ओके, तो मैं इसी बेस पे आपको कह सकती हूँ कि आप 15 से 16 मिनट में CDP का सेक्शन कंप्लीट करना। और अगर अब आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिट कार्ड, जैसा कि आपका प्री एडमिट कार्ड कल आ गया है, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या होने वाला है, और आपका एग्ज़ाम किस दिन है ये आपको पता चलेगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। ठीक है, और ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो आपका जुलाई में 2019 में पेपर हुआ था। CDP के 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।